हेलो बच्चों। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। जब भी देश के संदर्भ में या राष्ट्र के संदर्भ में बात किया जाता है तो इसका मतलब है कि अलग अलग तत्वों के आधार पर किसी न किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाएगी। ऐसे बहुत से देश हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुत से देश हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं या फिर अपना ही एक ट्रेट बना करके चलते हैं जिसके आधार पर वो सब कुछ क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश की, जिसकी भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम सीमा देखें, चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर पूर्व हो, मतलब अगर हम हर फ्रंट पर देखें तो हमें अलग स्तर की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये डाइवर्सिटी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में हो सकती है, ड्रेसेस के कंटेक्स्ट में हो सकती है, रीजनल कुछ अपने स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, अपने फूड हैबिट्स हो सकती है। हर तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स भी काफी हद तक योगदान करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में कहा है मैनी इन द वन। काफी हद तक ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंक्लूसिविटी की बात की गई है। हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ अपने फायदे से ही प्रभावित होते हैं कि क्या चीज हमें मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स। बट जो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है वो अपना बेनिफिट होता है। ये स्वार्थ का एक निचला केंद्र है। जब हम इससे ऊपर उठ करके सोचने लगते हैं तो हम एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर के चलते हैं कि मेरा तो भला हो, लेकिन मेरे साथ साथ जो भी लोग हैं उनका बेटरमेंट कैसे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग एल्स। मतलब वेलबींग को प्रमोट किया जाता है। तो यहां पर कोटेशन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। कह रहे हैं ओ ग्रांट मी माई प्रेयर। इससे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस बात के लिए कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे वो ग्रांट करिए, और मैं कभी भी जो ये सब में एक की भावना है या जो इंक्लूसिविटी की अप्रोच है उसको कभी भी छोड़कर आगे जाने की बात मैं ना करूं। इसीलिए कहा है दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मेनी। मतलब हम सब में जो भी है वो सब एक तत्व है, परम तत्व है, उसी को आप ईश्वर कह सकते हैं, वही अविनाशी है। मतलब अगर कहा जाए तो हम सब में एक ही तत्व विद्यमान है, तो हम में किसी भी तरह की पृथकता की कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिर यहीं से मानवता सर्वश्रेष्ठ है या सर्वप्रधान की भावना आती है। समाज संघर्षों पर आधारित होता है। समाज में निरंतर संघर्ष बने रहते हैं। वो अलग अलग मुद्दों को लेकर के होते हैं। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके अपोजिट जेंडर से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होगी। इन स्पेसिफिक मोमेंट्स, इन स्पेसिफिक एनकाउंटर्स कुछ जगह तारतम्यता होगी, कुछ जगह कॉन्फ्लिक्ट होगा। जेंडर स्पेसिफिक का मतलब जब भी आप अपोजिट जेंडर सोचिए तो उसे ऐसे मत देखिए कि सिर्फ आपके जो समकक्षी आपकी उम्र के हैं। इन टर्म्स ऑफ जेंडर जब हम बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ जेंडर का मतलब है, अगर एज अ मेन के पर्सपेक्टिव से देखें या मान लीजिए आप विमेन के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि जब आप विमेन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक लेवल पर बायसनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। पेट्रियार्कल सोसाइटी है और कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन का लेवल ज्यादा है, क्योंकि जो बॉन्डेजेस हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर एक विमेन के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो वो एज अ फादर भी हो सकता है, एज अ ब्रदर हो सकता है,
फिर वही चीज एज अ सोसाइटी हो सकता है, एज अ मॉरल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, फिर सोसाइटल कंस्ट्रक्शन होता है। डिफरेंट लेवल पर बॉन्डेजेस होते हैं जो अपोजिट जेंडर से क्रिएट किए जाते हैं। एज पर कंपैरिजन टू मेन, मेन के ऊपर काफी हद तक कम लेवल ऑफ कंट्रोल है, और उसके अपोजिट जो विमेन पर है वो कंट्रोल काफी ज्यादा है। तो जब भी जेंडर स्पेसिफिक बात हो रही है, यहाँ पर अलगाव की बात हो रही है, अगर हम समाज के स्तर पर देख रहे हैं तो जो पृथकता है, जो एक दूसरे से विभेदीकरण पैदा करता है, वही टकराव का कारण है। तो ये तो एक लेवल हो गया जेंडर। उसी जेंडर को डिफरेंट रिलेशनशिप्स में जब आप रखेंगे तो एक अलग अप्रोच आएगा। साइकोलॉजी एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन साइकोलॉजी से ज्यादा बड़ा हिस्सा सोशियोलॉजी का है। जब साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों को मिलाकर के आप देखने लगेंगे तो आपको वो जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है, जो जेंडर को लेकर के आपस में लड़ाई है, वो समझ में आने लग जाएगी। ये तो रिलेशनशिप के स्तर पर है, जो प्राइमरी लेवल में जो एक एडल्टहुड तक देखने को मिलता है। एडल्टहुड के बाद सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को लेकर के लगातार एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है, चाहे वो ऑफिसेज में हो, चाहे वो यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हो, या वो सर्विसेज में हो। हर जगह मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन को लेकर के, उनके वेजेस को लेकर के, उनकी सैलरी को लेकर के, हर जगह ये लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो एक जो समाज में पृथकता का स्तर है वो हो गया आपका जेंडर। दूसरा फिर क्या आएगा? जेंडर के अलावा आप देखने को मिलेगा कास्ट, कास्ट के अलावा फिर रिलीजन, फिर धीरे धीरे इसी तरह डिफरेंट लेवल जो लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है। इन सारे रीजंस की वजह से सोसाइटी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी सोसाइटी वर्ड है एग्जिस्ट करेगा, सोसाइटी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा, और बाय नेचर सोसाइटी सैडिस्टिक है। तो यहाँ पर वही स्थिति है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे पंचतंत्र की कहानियां, उससे संबंधित जो चीजें देखेंगे, तो यहाँ पर भी स्थिति वैसी ही है कि जो भी ताकतवर है वो कमजोर को दबाएगा, और जो कमजोर है वो अपने समकक्ष या उस ताकतवर के समकक्ष जो संस्थाएं हैं उनसे मदद मांगेगा कि इस व्यक्ति से मुझे छुटकारा मिल पाए। तो ये समाज आपस में इस तरह से मिलकर के बनता है। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को समझते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात इसीलिए कही कि मैं कोशिश करूंगा, या मैं प्रेयर करता हूं भगवान से, दैट आई मे नेवर, अपनी बात कर रहे हैं, आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मेनी। हम दूसरे के बारे में गलत सोचना, जजमेंट पास करना, क्रिटिसिज्म करना, या उसके साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग करने की इसीलिए सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है वो इंसान हमसे अलग है। और यही सिचुएशन जब हम एक तत्व मान करके चलते हैं या मानवता को श्रेष्ठ मान करके चलते हैं, तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जैसा जीवन हमारा, सामने वाले के भी जीवन का उतना ही मूल्य है। तो जब हम बराबर मूल्य मान करके चलते हैं तो फिर हम किसी का भी गलत करने की नहीं सोचते, और समाज हिंसा से अपने आप मुक्त होता चला जाता है। दूसरा कोटेशन है श्री औरबिंदो जी का, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया। इंडिया के लिए हमेशा से इस विविधता के बीच रहना बहुत ही सामान्य बात थी, क्योंकि यहाँ पर उस हिसाब से जो संस्कृति है उसी हिसाब से ढली हुई है, उसी हिसाब से सारे टेक्स्ट और सारी टीचिंग्स हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि डाइवर्सिटी के बीच रहा जा सकता है आसानी से। नहीं तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिटलर का ही रहा है, जहां पर लोगों की आंखों के कलर के हिसाब से यहूदियों के साथ जो शोषण हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो उस नस्ल से मैच नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की भी परिस्थितियां देखने को मिली हैं जहां पर एक सामूहिक जनसंहार की स्थिति थी। तो इंडिया हमेशा से इस बात के लिए काफी हद तक एक
मेंटल सेटअप कह सकते हैं, या काफी हद तक उससे साम्य अवस्था रखता है कि एक हमारे देश में डाइवर्सिटी है और उसको साथ लेकर के चलना है। And its fulfillment the fundamental course of her being and its very nature. The many in the one would place her on the sure foundation of her स्वभाव and स्वधर्मा. Again, स्वभाव और स्वधर्मा की बात कही गई। धर्म भले ही अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब आप उनके कोर में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको वही एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ही देखने को मिलेगी हर जगह। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने बात किया है कि हमारा स्वभाव और स्वधर्म हमेशा से वैसा ही रहा है। स्वभाव का मतलब क्या? स्व धन भाव, भाव से मतलब क्या? जिस तरह के भाव हमारे अंदर होते हैं, अगर हम उसी पृथकता को लेकर के चलेंगे, जिस पृथकता की मैंने बात की, चाहे वो जेंडर पे बेस्ड हो, कास्ट पे बेस्ड हो, रिलीजन के बेस पे हो, या किसी भी तरह के अदर काइंड ऑफ डिफरेंशिएशंस हैं, अगर हम उसे लेकर के चलेंगे तो हमारे जो मन के भाव होंगे वो समरसता की तरफ नहीं होंगे, शांति की तरफ नहीं होंगे। हमारे मन में ईर्ष्या होगी, कटुता होगी, द्वेष होगा, घृणा होगी। क्यों? क्योंकि हम खुद से दूसरे को अलग मान रहे हैं। यहां पर भी इन्होंने इसी बात की, यही बात कहा है, द मेनी इन द वन। अंत में सबने वननेस की बात कही कि हम सब एक हैं। उसे आप विश्व बंधुत्व कह सकते हैं, आप उसे एकता कह सकते हैं, आप उसे किसी भी टर्म्स में बता सकते हैं। तो स्वभाव का मतलब अपने भाव को समरसता में रखना या सबसे एक तारतम्य या तालमेल बनाकर रखना। और वहीं पर स्वधर्म की बात कही गई। अब वो वही है कि धर्म का मतलब है ब्यूटीफुल लाइफ से है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल, मतलब अपने कर्तव्य पथ पर चलने की बात कही गई है, इसी को धर्म कहा गया है। तो स्वधर्म, जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से जो भी वननेस का कॉन्सेप्ट है उसके साथ चलने की बात कही गई है। तो स्वभाव और स्वधर्म की बात यहाँ पर कही गई है और मेनी इन वन दोनों जगह वही चीज बता रहा है। रिच डाइवर्सिटी, अगर हम किसी ट्रेन में बैठ करके यात्रा करें, अब वो ट्रेन चाहे जिस दिशा में जा रही हो, चाहे वो अगर आप कहें कि मान लीजिए यूपी जैसे स्टेट में है, यूपी से नॉर्थ की तरफ जाए, कश्मीर की तरफ, वेस्ट की तरफ, या यूपी से राजस्थान की तरफ जाए, या फिर यूपी से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए, या फिर यूपी से होते हुए केरल की तरफ जा रही है, किसी भी तरफ ट्रेन अगर बढ़ रही है तो उसमें बैठने वाले व्यक्तियों का खान पान, वेशभूषा, परिधान, हर एक चीज डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल, जो भी ट्रेन यूपी से साउथ की तरफ जा रही होती है तो उसमें जब आप बैठेंगे तो उन लोगों की जो भाषा है वो यहाँ से अलग होती है। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो समझ में आएगा कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। उनका जो पहनावा होगा वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग होगा, है सब भारत का हिस्सा ही, लेकिन उनके हिसाब से जो भी उनका जो कल्चर है या जो भी वो ट्रेडिशन है, कल्चर और ट्रेडिशन में फर्क है, तो जो भी उनका ट्रेडिशन है उस हिसाब से, ट्रेडिशन का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे चला आ रहा है, तो उनका जो भी अपना ट्रेडिशनल आउटफिट है वो देखने को मिलेगा। बातचीत करते करते जब वो खाना भी खाएंगे तो जब वो टिफिन खोलेंगे तो उनका जो टिफिन में खाना होगा वो भी उनके अनुसार होगा, क्योंकि जैसे वहां पर रीजनल लेवल पर लोग खाते होंगे उसी तरह का खाना वो साथ में कैरी कर रहे होंगे। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ पीपल को भी देखा जाए, कुछ लोगों के समूह को भी देखा जाए, तो वो अपने आचार विचार व्यवहार संस्कृति खान पान सबको साथ में लेकर के कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ट्रेन में भी बैठे तो आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। हर कुछ दूरी पर जो बोली है, जो भाषा है, वो भी परिवर्तित होती चली जाती है।
अब सवाल ये है कि जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करेंगे तो एक चीज, क्या ऐसा तत्व हम लें जिसके आधार पर हम ये समझ पाए कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। इसे हम कहते हैं फूड फॉर ऑल। हम पहले खाने को ले लेते हैं। तो जो खाना है वो हर जगह बदलता चला जाता है। खाने में भी आजकल लोग स्ट्रीट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं। स्ट्रीट फूड बढ़ने का भी एक अपना एक रीजन है। स्ट्रीट फूड इसलिए बढ़ने लग गए, आज से पहले अगर 20-30 साल पहले की कुछ फोटोज देखेंगे जो हिस्टोरिकल बुक्स में है, जैसे आपको कुछ फोटोज मिलेंगी कि ये आगरा की है, ये दिल्ली की है, ये यहाँ की है, अलग अलग फोटोज आपको मिलेगी हिस्टोरिकल बुक्स में जो वहां की गलियों या सड़कों की स्थिति दिखा रहा है। और सेम वही स्थिति आपको दिखाएगा कि 100 साल बाद ये ऐसी स्थिति है। तो ये जो दो अंतर दिखा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उस समय और इस समय में किस तरह के परिवर्तन हो गए हैं स्ट्रीट्स में। तो जो स्ट्रीट फूड है, अगर आप 2000 से पहले की फोटोज देखेंगे या 2010 के पहले की फोटोज देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रीट फूड्स इसलिए आए क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने घर में खाना बनाना कम किया, या कम नहीं भी किया तो कुछ चेंजेस आए फैमिली सेटअप में। फैमिली सेटअप में, एजुकेशनल सेटअप में जब डिफरेंस आया तो स्ट्रीट फूड्स की मात्रा अपने आप बढ़ गई। जब तक प्रचलन घर में बनाने का था, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फैमिली स्ट्रक्चर डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है। पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों के ऑक्यूपेशन सीधे प्रभावित हो जाते हैं। तो हर एक चीज आपस में, मतलब इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों चीज आपस में जुड़ी होती है। तो जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो जो स्ट्रीट फूड से उनकी भी जो मात्रा, जो क्वांटिटी बढ़ना शुरू हुई, उसका यही एक रीजन है। दूसरा, डिजिटल युग होने की वजह से जो चीजें दूसरे शहरों में मिलती थी वो अब हर एक जगह आपको मिलने लग गई। चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, जो भी सारी चीजें हैं वो अब एक जगह मिलने लग गई, क्योंकि जो रेसिपी है वो भले ही उस जगह की है लेकिन वो दूसरी जगह मूव करके आ चुकी है। और साथ ही जब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ट्रांजिट, मतलब स्पीड वे में होगा, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये तो स्ट्रीट फूड का था, हम आते हैं फूड पे। ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर रन करने के लिए, फ्यूल करने के लिए हमको एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। वो बैलेंस्ड डाइट के लिए हम जिन चीजों को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं वो हमारे डेली, जो भी हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो फूड हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी तसल्ली से बैठ के सोचिए कि डेली लाइफ में चाइना के लोग क्या खाते होंगे, दूसरी कंट्रीज के लोग क्या खाते होंगे, वो क्या करते होंगे, उनकी सिचुएशंस क्या है। मतलब अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग किस तरह की फूड हैबिट्स देखने को मिलती हैं, ये भी समझने वाली बात है। साथ ही जो फूड हैबिट्स हैं उससे डिसाइड होने लगता है हमारा एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर इसलिए सिर्फ नहीं किया जा रहा कि आपको कुछ भी उगाना है या कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है, वो भी उसके अकॉर्डिंग होगा कि उस प्रोडक्शन से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो जो भी हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करना शुरू करती है। अब ईटिंग हैबिट्स में क्या चीजें हैं वो समझने वाली बात है। जो इंडिया में कॉमनली देखने को मिलेगा हर जगह, दाल, चावल, रोटी के नाम पर गेहूं सबको पता ही है। सोच के देखिए, अगर हम चाहे कोई वो किसी भी इकोनॉमिक क्लास से आता हो, अगर कोई व्यक्ति रोटी ना खाए तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या होगा। या मान लीजिए वो चावल खा रहा है, रोटी भी हटा दीजिए, चावल भी हटा दीजिए, अब ले देख कर बचा ज्वार, बाजरा, रागी, गिनी चुनी चीजें। अगर आप रोटी और चावल को अपनी थाली से हटा दें तो आप क्या खाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। क्या आपके पास किसी तरह का ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है
जो खाने से आपको न्यूट्रिशन जो भी आपको चाहिए, आपकी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको मिल जाए। नहीं तो फिर आपको एक्सेस विटामिन की गोली लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सप्लीमेंट्स बॉडी के लिए लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद बाकी सब फ्रूट जूस सूप जो भी चीजें हैं वो जिसकी जैसी सिचुएशन है। इसीलिए फिर गवर्नमेंट पोषण के लिए स्कीम्स चलाती है। क्यों चलाती है? इसीलिए फिर लगातार जैसे HYV बीज आए, लगातार बीजों पर रिसर्च होता है, उसके लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, ऐसे समझते हैं, एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र के विकसित होने के लिए, समृद्ध होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि वहां की जो भी जनसंख्या है उस जनसंख्या को एक पोषण देने वाला आहार मिले। पहली चुनौती तो ये थी कि गरीबी थी, गरीबी से निकलकर लोगों की प्लेट में अनाज कैसे आए। लोगों की प्लेट तक अनाज आ गया तो अब चुनौती है कि अनाज तो आ गया, खाना तो थाली तक आ गया, लेकिन उस खाने के साथ साथ अब पोषण चाहिए। इसीलिए अलग अलग स्कीम्स चलाई जाती हैं। खाना तो पहुंचा दिया थाली तक, लेकिन अब उस खाने से हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, वो सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं डिफरेंट लेवल पर पोषण को पूरा करने के लिए। हमारे देश में वेस्टिंग और स्टंटिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है। अलग अलग जिलों का निर्धारण है, जहां पर लोगों की कहीं कहीं हाइट कम है और कहीं कहीं पर वेट प्रॉपर नहीं है। तो एक सामान्य सी बात है, अगर आप क्रिकेट टीम देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की देखेंगे, न्यूजीलैंड की देखेंगे, या आप दूसरे कंट्रीज की जो टीम देखेंगे, लगभग लगभग आपको उनकी हाइट एक जैसी मिलेगी, पूरी टीम की हाइट सिमिलर होगी। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम देखिए, बांग्लादेश की देखिए, श्रीलंका की देखिए, आपको कोई छोटा मिलेगा, कोई लंबा मिलेगा, कोई थोड़ा हेल्दी मिलेगा, कोई थोड़ा कम मिलेगा। हमारे देश में ओबेसिटी ज्यादा है, लेकिन लोग ओबेसिटी को भी कहते हैं खाते पीते घर का है। तो डिफरेंशिएशंस है। तो वो जो पोषण है वो थाली तक कैसे आएगा, ये ज्यादा बड़ी चुनौती बन जाती है। फिर वही एकमात्र ऑप्शन है कि जिन चीजों को हम खा रहे हैं उन पर फिर प्रॉपर रिसर्च किया जाए, उस पर किस तरह के ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसा इनोवेशन हो सकता है कि लोगों की थाली तक जब खाना आए तो उन्हें प्रॉपर डाइट मिल जाए। तो एक सवाल ये भी है कि क्या अगर हम रोटी और चावल को रिप्लेस कर दें तो क्या कुछ और हम खा सकते हैं? तो ये भी एक अपने आप में सवाल बनता है। तो ठीक उसी तरह कश्मीर से लेकर के दिया गया है, जहां पर कहीं पर राजमा है, कहीं पर लोबिया है, बासमती चावल का ही एक प्रकार है, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, अरहर दाल। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, इतनी तरह की दाल है, कौन सी वाली दाल लेकर के आना है, कैसे बनाना है, किस वाली दाल से आपका दही बड़ा बनेगा, किस दाल से पकौड़ी बन जाएगी, किस वाले दाल से आपका मतलब नॉर्मल दाल बनेगी, अलग अलग चीजें, किससे आपको क्या मिलेगा। तो ये सारी जो चीजें हमारी जो डेली लाइफ में है वो भी डिफरेंशिएट कर जाती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल, अब ये जो जो स्ट्रक्चरल फॉर्मिटी है या किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्म बन रहा है, वो कैसे बन रहा है? वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हर जगह का सॉइल पैटर्न अलग है। जैसा सॉइल पैटर्न होगा उस हिसाब से वहां का प्रोडक्शन होगा, और उसी हिसाब से जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसी को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। भाई किसान वो नहीं लगाएगा ना कि किसी चीज की अगर क्वांटिटी है, अगर एक ही खेत है, एक एक फसल से 1 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे से 3 क्विंटल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो 3 क्विंटल ही प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे एट द एंड ऑफ द डे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। तो उसी हिसाब से जहां की जैसी सॉइल है उस हिसाब से वैसा प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से वहां का खान पान धीरे धीरे बनने लगता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके पास इकोनॉमी का लेवल कम है, तो वो उन्हीं चीजों को प्रेफर करेंगे जो जो लोकल मार्केट में प्रोड्यूस्ड है, जो भी लोकल एरिया में प्रोड्यूस होकर के मार्केट तक आए हैं। अगर वो उन चीजों को प्रेफर करेंगे जो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका रेट ज्यादा होगा। तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो कंजम्पशन है वो भी वहां की इकोनॉमी के अनुसार हो जाता है।
तो ये हमारी खान पान से संबंधित आदतें हैं। अब हम आते हैं टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग पे। हमारा जो कपड़ा है, हमारा जो पहनावा है, पहनावे को लेकर के अक्सर ये सुनने को मिलता है कि किस तरह का कपड़ा पहने। विमेन सेंट्रिक इश्यूज ज्यादा होते हैं। मेन को लेकर के आपने कम ही सुना होगा कि वो आपस में कपड़ों को लेकर के झगड़ रहे हैं कि क्या पहनना है। उसका एक सिंपल सा रीजन एक लेवल ऑफ साइकोलॉजी पे है, क्योंकि विमेन के अपीयरेंस से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एक विमेन का जो ड्रेसिंग सेंस है, एक इंडिविजुअल चॉइस है, दूसरा सोसाइटल एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल चॉइस किसी की कुछ भी हो सकती है, दूसरा ये है कि एज अ सोसाइटी वो ड्रेस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कई बार लोग कहेंगे कि इसका क्या मतलब है। सिंपल वे में, जब आप घर में रहते हैं तो आपके बाहर जाने के कपड़े अलग होंगे, घर में रहने के कपड़े अलग होंगे, यहाँ तक कि रात में सोने के कपड़े भी आपके अलग ही होंगे, तकरीबन जिस हिसाब से जिसके जो पैटर्न हो। घर के और बाहर के तो अलग होते ही हैं। तो डिफरेंस केवल है प्रेजेंटेबल होने या ना होने पे। ऐसा नहीं कि अगर कोई घर के कपड़े पे बाहर चला जाएगा तो उससे कोई बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सोसाइटल एस्पेक्ट में प्रेशर क्रिएट होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि एज अ लार्ज पर्सपेक्टिव लोग क्या कह रहे हैं, उसका सबके लाइफ में अपना पर्सनल वैल्यू होगा। ये है किसी भी कपड़े का इंडिविजुअल चॉइस वर्सेस सोसाइटल एस्पेक्ट। अब हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हम आ रहे हैं किसी भी एरिया में वो ड्रेस कैसी होगी। जैसे एक सिंपल सी बात है, अब आजकल जीन्स पहनना बहुत कॉमन हो गया है। जीन्स हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के बाद। जब एलपीजी आ गया, सारी पॉलिसीज चेंज हो गई, जब मार्केट इंडिया में कंज्यूमर मार्केट बढ़ने लगा, तो जब कंज्यूमर मार्केट अपने आप बढ़ने लग गया, तब जाकर के ऐसी स्थिति देखने को मिली कि यहाँ पर हर दूसरा व्यक्ति आपको जीन्स में दिख जाएगा, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से बनाया गया। जब तक मार्केट नहीं था तो हमारे पास क्या ऑप्शंस थे। जब हम पीछे लौट के देखेंगे, हमारे पास वो ऑप्शंस थे जो हमारे आसपास जिस तरह के कपड़े, जिन भी चीजों से नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, दो ही ऑप्शन थे। नेचुरल जो हमें नेचर से मिलेगा, आर्टिफिशियल जो भी हम क्रिएट करेंगे। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मिलाकर जिस भी तरह की अवेलेबिलिटी थी, वही हमारी ड्रेसेस के कंसर्न बन गए। अभी हमने जो देखा था, एक था सोसाइटल एस्पेक्ट, दूसरा था इंडिविजुअल चॉइस। अब इससे और थोड़ा आगे आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस तरह की ड्रेसेस कहां पर पहनी जाएंगी। जैसे अगर हम जीन्स की ही बात करें तो ऐसी ड्रेसेस ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलेंगी। वहां पर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होती है। जहां पर भी ठंड होगी लोग टाइट क्लोथिंग पहनना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने को पूरी तरह से कवर करना है ताकि हीट को कैप्चर कर सकें। और जहां पर भी गर्मी होगी वहां पर लोग अल्टीमेटली थोड़ा ढीले कपड़े पहनने की आदत उनकी हो जाएगी, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि किस तरह की क्लोथिंग होगी। ये एक स्टोन रिलीफ है जिसमें साड़ी साड़ी ऐसे आ रहा है, साड़ी देखने को मिलेगी। ये कहाँ की फोटो है? वैशाली, जो कि इस समय बिहार में। एक पुराना स्कल्पचर है, एक पत्थर पर एक मूर्ति बनाई गई है जिसने साड़ी पहन रखा है। और अगर कान में देखेंगे तो लगभग काफी बड़े कुंडल कह सकते हैं, या फिर आप झुमका कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम भी बदल जाएंगे। कान में आभूषण पहन रखे हैं। तो इस तरह की जो क्लोथिंग है उसका भी रीजन, कम्युनिटी, हर चीज का फर्क पड़ता है। अब कम्युनिटी का क्या मतलब है? एक ही रीजन में दो या तीन अलग अलग कम्युनिटी हैं, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरह के परिधान का चयन कर सकते हैं। कपड़े जो उन्होंने पहने हैं, आभूषण जो भी जिस भी तरह से वो पहनना पसंद करते हैं।
और उसी हिसाब से वो उनके परंपरा या रीति रिवाज का हिस्सा बन जाते हैं। अब जब साड़ी की ही बात करते हैं तो हर जगह जो साड़ी है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। कहने का मतलब जिस भी चीज से वो बनी होगी, जो भी कपड़ा है, वो कपड़ा अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अब वो देख सकते हैं या तो कोई सिंथेटिक फैब्रिक हो, बनारसी हो, कांजीवरम हो, पैठानी हो, पटन पटोला हो, मूंगा या मैसूर करके हो। मतलब हर एक जगह जिस भी जगह पर जिस भी तरह की स्पेसिफिक कोई चीज, कोई नेचुरल प्रोडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जब उससे बनाया जाएगा तो अलग अलग नाम हो जाएंगे। जैसे कांजीवरम की साड़ी भी पॉपुलर है अपने आप में, और साथ ही बहुत सी कॉटन की साड़ीज हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको मूवीज में कहीं कहीं फैसिनेटिंग वे में प्रेजेंट किया गया है, सबका अपना है, लेकिन हम कल्चर की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी कल्चर है तो उसका अपना खान पान होगा, उसका अपना परिधान होगा। तो हमने खान पान की स्थिति समझ ली, अब हम परिधान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग डिजाइनिंग देखने को मिलती है। ये किसी इंडियन टेक्सटाइल से बना हुआ कोई टेक्सचर है, हमें समझ में आने वाला नहीं है। लड़कों को भगवान ने इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली डेवलप्ड और एडवांस नहीं बनाया है कि हमें कलर के डिफरेंसेस पता चल जाएं, हमें इन टेक्सचर्स की बारीकी समझ में आ जाए। या तो वो बता सकते हैं जिस कलाकार ने इनको बनाया है, या वो बता सकते हैं जिन्हें ये पहनने की आदत है। इन टर्म्स ऑफ मेन एंड विमेन, विमेन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में डिजाइन किया है कि उनका ब्रेन चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। इन टर्म्स ऑफ कलरिंग हो गया, या फिर जो भी वैसी चीजें हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कलर्स कहा जाए तो उनकी पहचानने की क्षमता इन टर्म्स ऑफ मेन ज्यादा बेटर होती है। तो अगर डिजाइन्स की बात किया जाए, या जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी हो गई, इन टर्म्स ऑफ साड़ीज हो गई, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग हो गई, तो वो उनकी पहचानने की या समझने की थोड़ी सी क्षमता ज्यादा होती है। कई बार लोग ड्रेसेस को अलग अलग जगह से जोड़ करके भी देखते हैं। उसके कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक मंदिर को किस ढंग से बनाया गया है, और वहां पर जब विमेन को रिप्रेजेंट किया है तो वो किस ढंग से उन्हें प्रेजेंट करके बताना चाहते हैं। इन चीजों को भी, इन डिफ्रेंशिएशन को भी हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं या गलत ढंग से देखते हैं और उस हिसाब से बताते हैं। कई बार बॉडी साइज और शेप किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में दिखाया गया होता है, लेकिन लोग उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन है वो काफी ज्यादा करते हैं। साड़ी की ही बात करें तो ये अलग अलग इस्तेमाल में देखने के, अलग अलग तरह के इस्तेमाल देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर खेतों में काम करते समय, अक्सर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, खेत में जब महिलाएं काम करने जाती हैं तो अपना जो दुपट्टा है या चुन्नी है या फिर जो साड़ी है, उससे बच्चे को लटका देते हैं। मतलब उसे पेड़ में लटका करके बच्चा उसमें टांग देते हैं। मतलब एक ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय परिधान है, लेकिन उसके भी डिफरेंट यूजेस किस तरह से दिखाए गए हैं। अगेन कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं जिसमें कि अपने आंचल को फैला के, जो साड़ी है उसके जो पल्लू है या आंचल है या जो भी हम कह सकते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक रिलेटिव्स के द्वारा कुछ दिया जाना, या फिर भिक्षा मांगने के कंटेक्स्ट में लोग पुरुषों का जो प्रधान है, परिधान है, जिसमें हम कहते हैं साफा कहते हैं, साफा, उस साफे से या फिर इससे इस ढंग से चीजें दिखाई गई। मतलब इस तरह से हम लोग डेली यूज में इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं। अक्सर सब्जी वाले या कुछ भी अपने सिर पर रखने के लिए भी इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं। साथ ही काफी जगह पर पर्दा प्रथा देखने को मिलता है, तो उसी साड़ी से अपना पल्लू कहिए या सर ढकने की जो प्रथा है वो भी देखने को मिलती है। हर जगह अलग है,
इसमें स्पेसिफिकली साड़ी को ही फोकस किया है। मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी की बुक लिखते समय केवल साड़ी से ऐसा क्या लगाव था। अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ डिफरेंट ड्रेसेस देखने को मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ विमेन मिलेगी, पर इसमें ना विमेन को बताया है ना मेन को बताया है। इसमें स्पेसिफिकली पता नहीं क्यों केवल साड़ी बताया है, मुझे भी नहीं पता। एनसीईआरटी की बुक है और गवर्नमेंट की तरफ से है तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो भी पर्पज हो केवल एक को फोकस किया है। तो हमें फूड्स में जो भी हमारी डेली हैबिट्स हैं या जो भी हमारे डेली डे टू डे लाइफ में जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसकी बात की है। क्लोथिंग में केवल साड़ी की बात की है और फेस्टिवल्स गैलोर की बात हो रही है यहाँ पर। तो मकर संक्रांति की बात की गई है। मकर संक्रांति से सीधा सा मतलब यही है कि जब साल की शुरुआत होती है तो उस शुरुआत के अनुसार ही अलग अलग जगहों पर फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि का अस्तित्व है, इसीलिए लोगों का जो एक फेस्टिवल मनाने का रीजन है वो ये होता है कि हमारी जो साल भर है फसल अच्छी रहे, एक उत्सव की तरह देखते हैं। कहीं पर इसे पंजाब जैसी जगह पर इसे लोहड़ी कहते हैं, कहीं पर शिशुर संक्रांत कहते हैं, कहीं उत्तरायण कहते हैं, कहीं मकर संक्रांति, कहीं मकर संक्रांत, पेड़ा, पंडुगा, पोंगल, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं। इसका बेसिक पर्पस यही है कि जब भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो पूरी तरह से भारत में एक साथ मनाए जाते हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो कुछ स्पेसिफिक रीजन बेस्ड है। जैसे हम अगर बात करें वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहां पर दुर्गा पूजा ज्यादा बेहतर मतलब ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, उनकी पूजा ज्यादा है। अगर हम गणेश जी की बात करें तो महाराष्ट्र साइड उनका ज्यादा एक तरह से उत्सव मनाने या ज्यादा मतलब क्या कहेंगे कि प्रायोरिटी बेसिस कह सकते हैं, या फिर किसी एक भगवान को या किसी एक त्योहार को एक रीजन बेस से कनेक्ट करके देखना भी कह सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से त्योहार मनाया जाता है। बेसिकली त्योहार जो बनाने का मतलब है वो है उत्सव, उल्लास, जीवन में खुशियों को लाना। और सिर्फ यही एक रीजन है, कभी फसल के नाम पर मतलब जो भी डे टू डे बेसिक लाइफ की नेसेसिटीज की जो भी चीजें हमारी लाइफ में जरूरी है उन सब की पूजा की जाती है। कुछ दिन है जहां हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, कुछ दिन है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं, कुछ दिन है जहां हम अपनी फसल की पूजा करते हैं। तो हर एक जगह अलग अलग चीजें दिखाई गई। उसका यही एक पर्पस है कि हम अपने जीवन में जो निराशा है, जो दुख है, जो नैराश्य है, उससे थोड़ा बाहर निकलें, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें और अपने को एक बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम करें। दिवाली है, होली है, कुछ फेस्टिवल्स हैं जो पूरे देश में लगभग लगभग मनाए जाते हैं और कुछ खास जगहों पर थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है। जैसे होली है तो ब्रज जैसी जगहों की होली फेमस होती है। ठीक उसी तरह जब बात होती है चाहे वो क्रिसमस की हो या कुछ रिलीजन स्पेसिफिक कोई फेस्टिवल हो, तो वो एक स्पेसिफिक रिलीजन से अपने आप को कनेक्ट करके लोग देखते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज, लिटरेचर। फूड हैबिट्स हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, हमारे जो परिधान है कपड़े हैं वो हो गए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं लिटरेचर जो आपस में थ्रू आउट द होल इंडिया कनेक्ट करता है। बुक एक ऐसी चीज है जो आपको विजडम दे सकती है। किसी एक किताब को किसी व्यक्ति को लिखने में 10 साल, 20 साल, 30 साल का समय लगता है, लेकिन अगर आप उस किताब को पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा विजडम आप एक बार में अटेन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अभी कोई पढ़ रहा था, मैं किसी प्रोफेसर साहब है वो किसी यूनिवर्सिटी के, उनकी लिखी किताब है, साहब नहीं साहिबा है, तो उनकी लिखी हुई किताब में जो चीजें थी वो बड़े एक्सपीरियंशियल बेसिस पे लिखी गई थी कि जो उसका डेप्थ है
वो इतनी इजीली आप कहीं से भी नहीं ले सकते। तो आपकी जो भी एज है उस एज के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई भी एक बुक पढ़ रहे हैं जो उस राइटर ने अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ चीजों को कवर किया है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, अन्वेषण किया है, नवोन्मेष किया है, वो सारा ज्ञान आप एक बार में ले सकते हैं। तो लिटरेचर हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है लाइफ का। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जैसे कर रहा है, अब यहाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर किस देश और काल के संदर्भ में लिखा गया है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम प्रेम की ही बात करें या हम द्वेष की बात करें या हम समाज की बात करें या हम राजनीति की बात करें, हर एक चरण में देश की जो परिस्थिति थी वो अलग थी। और जब स्पेसिफिकली हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य आसपास की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होते हुए कहानी लिखी गई होगी। जैसे जब स्त्रियां इंडिपेंडेंट नहीं थीं, अब कुछ हद तक कुछ हिस्सा इंडिपेंडेंट है, कुछ डिपेंडेंट है, कुछ अभी भी एक्सप्लॉइटेड है, अलग अलग स्थिति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगेन सबको एक्सेप्ट करके चलना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हर किसी की जो लाइफ की सिचुएशन है वो डिफरेंट है पूरी तरह से। तो किसी एक को देख के हम दूसरे को किसी तरह के कंक्लूजन पर नहीं लेकर के जा सकते हैं। तो जो लिटरेचर भी लिखा गया है वो विडोज के ऊपर सबसे ज्यादा लिखा गया। एक समय था राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा, वो सारी चीजें थी जब विरोध हुआ। फिर धीरे 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 जब आप देखेंगे तो बहुत से नॉवेल्स उन पर लिखे गए। बट प्रेजेंट सिनेरियो में चीजें अलग हैं। अगर आप 2000 के बाद की स्थिति में जो नॉवेल्स देखेंगे उनकी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं वो उस पर लिखे गए हैं और काफी हद तक एक अलग परिस्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन ये देश और काल के संदर्भ में बात हो गई। ठीक उसी तरह एक लिटरेचर आपके आसपास की सांस्कृतिक परिस्थिति को भी काफी हद तक बताने में सक्षम होता है। जैसे जो भी हिंदी साहित्य के कवि हैं जो ग्रामीण अंचल के हैं, जब उन्होंने किताब लिखी है, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे, चाहे वो गोधूली बेला हो या सुबह और शाम का वर्णन हो, तो उस ढंग से कि जब शाम को लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, पक्षी एक एक स्पेसिफिक दिशा में अपने घरों को जा रहे हैं, तो लोग पक्षियों को जाते हुए देख के भी बता देते थे कि अब शाम के लगभग लगभग इतना टाइम होने को है। क्योंकि नेचर की हर एक चीज ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से प्रॉपर रन करती है। तो जो वो किताब है उस किताब को पढ़ने में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उसके डीप डाउन चीजों को समझ पाएंगे। तो जब लिटरेचर की बात होगी, थ्रू आउट द इंडिया बात होगी, तो अलग अलग कल्चर को भी समझने का मौका मिलता है। और लैंग्वेज अगर बैरियर नहीं है तो वो जो लैंग्वेज है, अब मान लीजिए जो हमारे देश में 18th या 19th सेंचुरी में लिखी गई बुक है और वही एक बुक इंग्लैंड में लिखी जा रही है, वही एक बुक अमेरिका में लिखी जा रही है, वैसी एक बुक यूरोप में है। मतलब उसका जो जॉनर है वो एक ही है, अलग अलग जगहों पर लिखी जा रही है। लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनका जो डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसका जो नॉलेज होगा, जो उसका एक्सपीरियंशियल लेवल होगा, वो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा कि कैसे उस चीज को हमें देख करके चलना है, या फिर हमारे पास कुछ और इंसाइट्स आ जाएंगे। हम पंचतंत्र की बात करते हैं। लगभग लगभग पंचतंत्र बचपन में हर किसी ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो अब लेकर के पढ़ लीजिए, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, जो बचपना छूट गया है वो अब देख लेंगे। अक्सर जो पंचतंत्र हैं, जातक कथाएं हैं, चंपक हैं, आप इनमें देखेंगे वो एक जंगल की बात करते हैं। वो जंगल एक तरह का सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जो बता रहा है सोसाइटी भी कोई खास डिफरेंट नहीं है। सोसाइटी में भी धीरे धीरे आपको वैसी चीजें देखने को मिलेगी। तो जो जंगल है उसके माध्यम से जो सीख बताई गई है वो सीख इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रतीकों के माध्यम से एक सीख देना, जिससे बचपन से बच्चे के मानस पटल पर यह अंकित हो जाए कि जीवन में कौन से मूल्य महत्वपूर्ण है। इसका डीप डाउन जो वर्णन है वो पंचतंत्र में देखने को मिलता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में
जो बात की गई है जो टू एपिक्स की बात की गई है जिसे हम रामायण और महाभारत कहते हैं। रामायण और महाभारत यूं तो कई तरह से इसका वर्णन देखने को मिलेगा, पर एक किसी भी ग्रंथ का एक मुख्य आधार होता है जिसके आधार पर उसका वर्णन समाज में किया जाता है। These two long Sanskrit poems, which together might fill some 7,000 pages in their original versions. अब यहां ध्यान से समझिएगा, रामायण और महाभारत की जो बात की जा रही है, लोग अक्सर जिन किताबों का वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, हर एक का वर्णन किसी एक स्पेसिफिक बुक, जो कि बुक काफी हद तक काट छांट कर लिखी गई है, किसी एक प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित की गई होगी, उस प्रकाशक की उस किताब के उस लिमिटेड इंटरप्रिटेशन को बता करके कह देंगे कि हम सर्वमान्य रूप से सार्वभौमिक रूप से जो भी बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। तो यहां ये समझने वाली बात है कि अगर एक्चुअल नॉलेज किसी को चाहिए तो यहां लौटिए जो 7,000 पेजेस की ओरिजिनल बुक है। अगर यहां नहीं लौट सकते तो फिर भी कुछ उसकी मूल कृतियां मिल जाएंगी, उन मूल कृतियों को पढ़कर समझने का प्रयत्न करें। ये जो रिफाइंड वर्जन आया है और रिफाइंड वर्जन के बेस पे अगर आगे की बात कही जा रही है तो वो जो बात है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी, एक बार वहां पर लौटना पड़ेगा डीप डाउन कोर में जहां से पता चलेगी। अब पूरे उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक की बात किया जाए, हर जगह अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत। महाभारत से ही फिर आपका भगवत गीता, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही या युद्ध के मैदान में ही वो ज्ञान अर्जुन को दिया गया था, क्योंकि वो उनके लड़ने के लिए जरूरी था। अगेन इनको नैरेट करने का सिर्फ एक ही मतलब था, रीस्टेब्लिश धर्मा, धर्म को वापस से रीस्टेब्लिश करना। कई बार लोग उसके इंटरप्रिटेशंस अलग निकाल लेते हैं। अगर धर्म से विमुख होकर के इसका वर्णन किया जा रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी ही कहां रही। रामायण और महाभारत का जो बेसिक पर्पस था वहीं से फिर भगवत गीता है, आपकी गीता, जो भी आप कहना चाहें, तो जब यहां से निकल के आई तो इसका जो पर्पस था वो रीस्टेब्लिश धर्मा था। तो जब धर्म को स्टेब्लिश करना था तो उससे परे भगवत गीता का किसी भी तरह का वर्णन देना वो निराधार हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन दो तरह के होते हैं, एक किसी बुक के एग्जैक्ट वे में जो वो कहना चाहता है सही अर्थों में उसका इंटरप्रिटेशन देना, एक है अपने हिसाब से किताबों के अर्थ का अनर्थ कर देना और उसे बताना, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो मेन पर्पस, अगर कोई भी रामायण हो, महाभारत हो या कोई भी ग्रंथ किताब बता रहा है, अगर वो मेन पर्पस से हट गए तो फिर वो धर्म को स्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं और जो मेन पर्पस है वो फिर खत्म हो जा रहा है। अगेन ये वही कहानी है जिसमें पांडव ने कृष्णा की मदद से, लॉर्ड कृष्ण की मदद से कौरवों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और साथ ही अपने किंगडम को रिकवर करने के लिए। और जब रामायण की बात आई तो राम, जो कि अपने ब्रदर लक्ष्मण और साथ में उनके जो सेवक या भक्त जिसे हम हनुमान कहते हैं, उनके साथ मिलकर के किससे लड़े? रावण से, जिन्होंने उनकी वाइफ सीता को किडनैप कर लिया था। और सही और गलत के बीच की लड़ाई है। अब यहां एक पिक्चर दी गई है, अब इस पिक्चर से समझिएगा। ए पेंटिंग डिपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायण, ये 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की है।
अब इस पिक्चर को देखिए, हम सबने हमेशा से सुना था पुष्पक विमान, पुष्पक विमान से रावण लेकर के सीता को गए थे, सीता माता को। यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है, जो 18th सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, इसलिए मैंने कहा ना कि डीप डाउन जब आप जाएंगे, बेसिक ओरिजिनल कृति उठा करके पढ़ेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर दिखाया गया है एक रथनुमा स्ट्रक्चर जो उड़ने को तैयार है, क्योंकि दिया कहाँ पर, श्रीलंका। तो अगर लंका जाना है, बीच में समुद्र है, चल के जा नहीं सकते, पुल था नहीं, वो तो फिर राम जी ने बनवाया नल नील की मदद से। तो फिर जब उड़ के जाना है तो स्वाभाविक सी बात है विमान है। यहाँ क्या पिक्चर दी गई है, एक रथनुमा पिक्चर दी है, जिसे कोई सारथी हाँक रहा है, कोई जानवर जैसा स्वरूप बनाया है, मे बी सुअर या कुछ और है, स्पेसिफिक क्लियर नहीं है। जिसे हम जटायु कह रहे हैं, उसे एक काले पक्षी के तौर पर दिखाया गया है, और हर जगह इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन मिलेगा, जो कि साधु के वेश में आए थे और फिर बाद में असली रूप में आकर के सीता माँ को लेकर के चले गए थे। तो हर जगह इस तरह, ये तो केवल एक पिक्चर है, पिक्चर के हिसाब से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह से जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। अगर वो इस एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं तो फिर चीजें थोड़ा और डीप में समझ में आना शुरू होगी। ये एक पिक्चर है पंच पांडवों के नाम से, जिसमें अलग अलग आपको मिलेगा। ये नीलगिरी तमिलनाडु की है जो पिक्चर दिखाई जा रही है। इसी तरह अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको कार्व्ड स्टोन्स मिलेंगे, और उस हिसाब से वहां की जो भी परिस्थितियां हैं, परिधान हैं, वो समझने का मौका हमें मिलता है। बेसिकली जो मंदिर हैं, या जो भी कार्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं, या जो फोर्ट्स हैं, या जो बुक्स हैं, या जो भी ऐसी चीजें हैं, उनको देख करके हमें समझ में क्या आता है कि उस समय, उस परिस्थिति, उस काल में क्या हालात थे, और उन हालातों के हिसाब से हम किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अगर हमने एजम्पशन गलत लिया है तो कंक्लूजन गलत आएगा। इसीलिए पहले हर चीज को डीप में पढ़ना होता है, उसके बाद किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, नहीं तो एनालिसिस गलत आएगा। ठीक उसी तरह अब ये चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर खत्म किया हमने, तो हमने फूड समझ लिया, क्लोथिंग समझ लिया, उसके बाद लिटरेचर समझ लिया। हर एक चीज का अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व होता है, और उसी हिसाब से बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पृथकता को अपना करके एक होने की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसी को वननेस कहा गया है, उसी को इंक्लूसिविटी कहा गया है, उसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा गया है।